Everyone, myself Mrs. Dixit. As you all know that we have to discuss today rotational dynamics. आज हमको लोग rotational dynamics डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोगों को ये टॉपिक्स कवर करने हैं. The first topic is torque, power associated with the torque, angular momentum, relation between angular momentum and torque, along with the moment of inertia. So first of all, what is rotation? What do you mean by the term rotation? As we all know that till this chapter we have studied a single particle system, but now we are discussing a system of particles. System of particles. Suppose that this is a rigid body. एक rigid body और rigid body में जानते हैं हम लोग बहुत सारे particles होते हैं और ये rigid body जो है इस fixed axis के along rotate कर रही है. ये particle हमारा हो गया P1, ये पार्टिकल हो गया P2, ये पार्टिकल हो गया P3, ये पार्टिकल हो गया P4, ये पार्टिकल हो गया P5 एंड दिस पार्टिकल इज P6. तो कोई भी बॉडी किसी फिक्स एक्सिस है, किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग रोटेट करती है तो उस तरीके के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं. और रोटेशनल मोशन की स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल के पास ईच पार्टिकल हैज देयर ओन सर्कुलर पाथ. Each particle has their own circular path. सबका अपना अपना circular path होगा. Circular path. And just for example, अगर हम particle P2 का consideration लें तो particle P2 का ये अपना circular path होगा. हर एक particle का in such type of motion, यानी rotational motion में in such type of motion angular velocity is constant. Angular velocity जो होता है वो constant होता है. Angular velocity is constant. इस तरीके के particles में angular velocity constant होता है. It means जितने भी particles हैं हमारे, suppose that we have taken the 6 particles in this system, P1, P2, P3, P4, P5, P6, all have the same angular velocity. सबकी angular velocity क्या होगी? Same होगी. लेकिन लीनियर वेलोसिटीज इनकी डिफरेंट होगी. क्यों लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर. तो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर. इस फॉर्म में लिखते हैं. ये जो r है इस सेंटर इस फिक्स वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस है. हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस है ये r2 की बात की जाए. इस तरीके से अगर हम पार्टिकल 3 का कंसीडरेशन करें तो पार्टिकल 3 का ये फिक्स्ड डिस्टेंस है. और जितने भी पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पर होंगे उनका सेंटर इसी लाइन पर होता है. यानी किस लाइन पर होगा? आपका इस फिक्स्ड लाइन पर होता है जिसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. सेंटर ऑफ all the particles, the center of circular path, path of all particles lie on a axis of rotation. Axis of rotation पे lie. Okay. नाउ सो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस किया है. रोटेशनल मोशन इट इज अ टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच अ बॉडी रोटेट्स अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस एंड each particle has their own circular path. The center of all the circular path lie on this axis of rotation. In such type of motion, angular velocity is constant, whereas linear velocity is डिफरेंट. लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? आपका डिफरेंट होता है हर एक पार्टिकल का. क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि सबके लिए r डिफरेंट है. जिसके लिए r डिफरेंट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाएगा. नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है अभी, टॉर्क के बारे में पढ़ना है. टॉर्क क्या होता है? So before starting this topic, let us consider about a simple example. एक simple example के बारे में डिस्कस करते हैं. We are discussing about the opening and closing of the door. डोर की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम. तो हम जानते हैं
हैं कि डोर्स को ओपन और क्लोज आप करते हैं जब हाउ इट ओपन्स और क्लोजेस ड्यू टू द फोर्स। जब हम लोग डोर्स पे ओपन करना होता है या क्लोज करना होता है, अभी हम उसको ओपन कर रहे हैं तो क्लोज करना होगा तो फोर्स लगाते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है साथ में कि जो फोर्स है वो बॉडी में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन क्रिएट करता है, यानी ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। बट this door is rotating about this axis. What is door? Door is a rigid body which rotates about the vertical axis. This is the vertical axis and fixed in the hinges. यहाँ पे hinges लगे होते हैं, इस hinges से वो fixed होता है और इस hinges के according ही वो rotate करते हैं। तो यहाँ पर एक factor है rotation का। कौन सा factor है? कौन सा factor rotate करा रहा है इसको? तो force rotate कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ अकेला force ही responsible है? But our answer is no. Why it is no? Because we know that force is used to change the translational state of motion. Force का application हम लोग उस समय करते हैं जब उनके translational state of motion को change करना होता है। Next, तो कौन सा जैसे एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे हमने जब भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो आवर फैन रोटेट्स। हमारा फैन क्या होता है? रोटेट करना स्टार्ट करता है और जैसे ही फैन रोटेशन होती है उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाती है। एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाती है फैन की रोटेशन में। लेकिन ये एंगुलर एक्सीलरेशन जो है फोर्स प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ द फैन है वो आपका फिक्स होता है। सेंटर ऑफ द फैन रिमेन्स अनमूव्ड। It means the total force, net external force acting on the center of mass of the fan is zero. Still this we have an angular acceleration. उसके बावजूद भी हमारे पास angular acceleration है। तो by considering these two examples, what we have found, इन दोनों examples को consider करने के बाद कि there is a factor which is responsible for the rotational motion and that factor is called torque. That factor is called torque. And what we where it is, हम लोगों ने कहाँ पहुंचे? हम लोग from these two examples उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं कि सिर्फ फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है रोटेशनल मोशन के लिए, बल्कि फोर्स के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम फोर्स को कब और कहाँ अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क को अगर डिफाइन करना होगा तो हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि टॉर्क इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, or turning effect of force, which causes rotation in a body about its fixed axis, or point। एक फिक्स एक्सिस या पॉइंट के अलोंग जो रोटेशन होता है, रोटेशनल लॉ ऑफ फोर्स मैंने लिखा है। क्यों? क्योंकि जो रोल फोर्स का लीनियर मोशन में है, सेम रोल टॉर्क का रोटेशनल मोशन में। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा डेफिनेशन में कि टॉर्क इज अ रोटेशनल लॉ ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेस रोटेशन इन द बॉडी। इट इज आल्सो रिफर्ड, हम लोग को नाम देते हैं, इट इज आल्सो रिफर्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं एंड कपल भी कहते हैं। ओके, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क आर इंटरचेंजेबल, दे आर जनरली यूज्ड। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द फोर्स? तो फॉर एग्जांपल फॉर दिस we are considering the next example। इसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि कैसे टॉर्क का वैल्यू क्रिएट, टॉर्क होता क्या है और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। और वो एग्जांपल क्या है कि जब हम लोगों को किसी नट को ओपन करना होता है, तो हम लोग एक
लॉन्ग आर्म का रिंच यूज करते हैं, लॉन्ग आर्म का रिंच यूज करते हैं टू untie this tightly seated nut over a board. ओके, इसको अब उसमें क्या होता है कि हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, सपोज दैट फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इस पे फिक्स किया हुआ है ऐसे, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस प्लेन व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे फिक्स है, और इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो ये घूमना स्टार्ट हो जाता है। कैसे ये वर्क करता है, यहाँ पे ये पॉइंट, सपोज दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस हमने मान लिया कि r है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस जो है वो r है, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर मान लो कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल लिखा हो जाएगा थीटा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है या डायरेक्शनल लाइन ऑफ फोर्स है। इसको इस फोर्स को अगर रिजॉल्व करेंगे तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज f sin थीटा और एक मिलेगा आपको f cos थीटा। इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट f sin थीटा में, इस परपेंडिकुलर f sin थीटा जो है यही इस टॉर्क क्रिएट कर रहा है, यही टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। कैसे, तो टॉर्क को हम लोग लिखते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज, अभी जो टॉर्क का डेफिनेशन था कि टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेस रोटेशन इन द बॉडी अबाउट a fixed axis or a point. It is also referred as moment of force, torque or couple. तो टॉर्क को हम लोग, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे, और टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टॉ से, इट इज द ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट है टॉ, टॉ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस f sin थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, यानी r मल्टीप्लाइड बाय f परपेंडिकुलर, हमको क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क देगा। यहां से भी टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि टॉर्क इज डिफाइंड एज the product of perpendicular component of the force and distance from the axis of rotation to the line of action of force, to the line of action of force। यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। नाउ टॉर्क का एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप, कैसे, इस पॉइंट से अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी हमारी, बताइए, ये वाली एंगल हो जाएगी ये वाला कंप्लीट एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये r है, इस r को रिजॉल्व कर लीजिए, r को रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ मिलेगा आपको कितना, r cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर इस तरफ रिजॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको r sin 90 डिग्री माइनस थीटा, और sin cos 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, r sin थीटा हो जाएगा, r sin 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, r cos थीटा हो जाएगा। इस तरफ आ गया r sin थीटा। तो टॉर्क को कैलकुलेट करना हो तो हम लोग टॉर्क कैसे लिख सकते हैं कि r sin थीटा और मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस करिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, axis of rotation to the directional line of force, directional line of force है r sin थीटा। और यहाँ पे f sin थीटा क्या था, f sin थीटा था आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, किसके परपेंडिकुलर है, इस r के परपेंडिकुलर है, इस r के परपेंडिकुलर। तो टॉर्क को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंपली कि f sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय r या r f sin थीटा, इन दोनों को ही लिखेंगे तो दोनों मेथड में लिख सकते हैं इसको r f sin थीटा। और आप लोग जानते हैं कि r क्या है, इसमें पोजीशन वेक्टर है,
एफ क्या होता है, कोई वेक्टर है। जब दो वेक्टर साइन के साथ आता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर साइन के साथ आता है तो दे रिप्रेजेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट, इसको लिखेंगे हम लोग वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, इसको हम लिखेंगे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब टॉर्क जो है देखा आपने, टॉर्क क्या आ रहा है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी आ रही है इसके साथ रिजल्ट में, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ रिजल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अब टॉर्क हमको डिस्कस किया हम लोगों ने, क्या टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए जितने भी वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज है, सभी की सभी वेक्टर प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है टॉर्क के केस में। टॉर्क के केस में ऑल द वेक्टर प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल बिकॉज टॉर्क फॉलोज द वेक्टर प्रोडक्ट रूल फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन फर्स्ट कंफर्म कर लें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट torque is a vector quantity, which means it follows all the properties of vectors, vectors की हर एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब जब वेक्टर है और आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है तो उसका डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए वी यूज टू मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे रिंच का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस रिंच का जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर मूवमेंट आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। एक और मेथड है जो आपने वेक्टर्स के साथ पढ़ा था, और वो क्या होता है, राइट हैंड कर्व। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए रिजल्टेंट डायरेक्शन राइट हैंड कर्व। अब इसमें देखो कि आपको टॉर्क कैसे मिल रहा है, जब आप r से f को क्रॉस करा रहे हो तो r क्रॉस f गिव्स अस टॉर्क। तो हम लोगों ने r क्रॉस f ही करना है क्योंकि ये r है, अभी जो f है वो r के परपेंडिकुलर है, तो r क्रॉस f करेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की तरफ। राइट हैंड कर्व के अकॉर्डिंग फोर फिंगर्स को हमें कहां रखना है, फोर फिंगर्स को r के लॉन्ग रखना है और f के लॉन्ग कर्व करना है। f के लॉन्ग कर्व करेंगे दिस सम गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। So according to this we curl our four fingers from R to F and thumb gives us the direction of force, the direction of torque। हम जो है आप इसका डायरेक्शन देगा और टॉर्क का डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, कभी कभी कंफ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह r क्रॉस f होगा या f क्रॉस r होगा। f क्रॉस r होगा तो टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और r क्रॉस f होगा तभी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो r क्रॉस f लिखते हैं हम, f क्रॉस r लिखेंगे, इसका मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिए हम लोग, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंज्ड, if the direction of force is changed, then direction of torque also changes, then direction of torque also changes। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा अपना, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे रखा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हमने इस तरीके से रखा है, इधर परपेंडिकुलर। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम इधर कर देंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, r क्रॉस f टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग दोनों का डायरेक्शन चेंज कर दें, r का भी डायरेक्शन और f का भी डायरेक्शन, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, रिमेंस सेम। इफ द डायरेक्शन ऑफ both vector r and vector f
are changed, then direction of torque remains same. Direction of torque remains same. तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो जाएगा वो हमारा सेम रहता है। डायरेक्शन ऑफ बोथ आर और एफ डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में चेंज रहता है। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं कि टॉर्क के साथ क्या क्या केसेस आते हैं। केसेस ऑफ टॉर्क, कब टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा, टॉर्क कब आपका मिनिमम होगा, या टॉर्क कब वैनिश हो जाएगा तो किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में f sin थीटा हमको टॉर्क के लिए रिस्पांसिबल है, लेकिन f cos थीटा रोटेशन नहीं देगा। क्यों f cos थीटा रोटेशन नहीं देगा? क्योंकि f cos थीटा का जो डायरेक्शनल लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। अगर f cos थीटा यहां पे जो लिखा है कि f cos थीटा इट डज नॉट प्रोवाइड रोटेशन, बिकॉज it does not provide rotation. ये rotation आपको provide नहीं करेगा because its directional line passes through origin. कहाँ से पास कर रहा है आपका? origin से पास कर रहा है, या आप कह सकते हो axis of rotation से पास कर रहा है। तो जब कोई भी फोर्स axis of rotation से पास कर देगा तो वो टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा। टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा कि बॉडी का रोटेशनल मोशन नहीं आएगा। जैसे अगर हम लोग उसी डोर को ऐसे पकड़ के क्लोज करते हैं, अगर डोर को फ्रंट से पकड़ के क्लोज करेंगे तो कभी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। तो F cos थीटा जो है वो रिस्पांसिबल नहीं है रोटेशन के लिए। रोटेशन के लिए कौन सा रिस्पांसिबल है? हमारा सिर्फ F sin थीटा रिस्पांसिबल है। आगे देखते हैं टॉर्क को क्या लिखा आपने? टॉर्क को लिखा है आर एफ साइन थीटा। स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम लोग जानते हैं कि थीटा जब 90 डिग्री जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम। साइन थीटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और साइन मैक्सिमम कितने पर होता है? वैल्यू 1 पे। यानी टॉर्क आपका हो जाएगा, टॉर्क भी आपका हो गया मैक्सिमम, दैट इज r into f सिंपली। टॉर्क भी आपका मैक्सिमम हो गया, फर्स्ट केस। सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 0 डिग्री करते हैं या 180 डिग्री करते हैं तब भी क्या जाएगा हमारा? टॉर्क इज इक्वल टू r f sin 0 डिग्री लिखें या r f sin 180 डिग्री, दोनों ही केस में टॉर्क क्या हो गया आपका? 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0, sin 180 की वैल्यू 0। नेक्स्ट पार्ट, इसका कंक्लूजन क्या मिलता है कि टॉर्क विल बी वेनिशियस, if theta is equals to 0 degree and 180 degree, or the directional line of force passes through origin. The directional line of force origin से पास हो रही है तब उस टाइम पे टॉर्क क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। टॉर्क कब हो जाएगा? जब r प्लस sin थीटा पे टॉर्क हो जाएगा आपका मैक्सिमम। अब हम टॉर्क का यहाँ से ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क का फुल क्या लिखा है आपने? r into f। r का मतलब हो गया, f का वैल्यू है न्यूटन, इसकी वैल्यू मीटर, इसकी ऐसा ही थोड़ी न्यूटन मीटर। डायमेंशन की बात की जाए, अगर टॉर्क के डायमेंशन की बात की जाए तो टॉर्क के डायमेंशन को हम लोग दिखाएंगे, r का डायमेंशन, f का डायमेंशन, r का डायमेंशन हो जाएगा l, f का डायमेंशन होता है क्या आपका? l/2, ये l का डायरेक्शन होता है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट ml स्क्वायर t माइनस टू। तो ये बताइए किसका डायमेंशन है। और भी दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका हम लोग जानते हैं कि ml स्क्वायर t माइनस टू डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन है ये? तो ये आपका वर्क और एनर्जी का डायमेंशन है। वर्क के लिए भी लिखते हैं हम सेम डायमेंशन और एनर्जी के लिए भी सेम डायमेंशन का यूज होता है। तो डिफरेंस क्या है? डायमेंशनली देखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग टॉर्क और वर्क में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज टॉर्क क्या हो जाएगा आपका? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज वर्क is a scalar quantity. Energy is also a scalar quantity, whereas torque is a vector quantity. ये frequently asked question है कि वर्क और टॉर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो वर्क में जो है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है और टॉर्क जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने एक टॉपिक को अपने कवर कर लिया जो आज की क्लास की थी। फर्स्ट टॉपिक था हमारा टॉर्क, दैट इज स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क के साथ भी हम डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। टॉर्क कब वर्क करता है? जब हमारे फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो वर्टिकल एक्सिस से, देन द टॉर्क वर्क्स। पावर, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क। अब पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क कैसे पढ़ेंगे, कैलकुलेट होगा? तो आप लोगों ने लीनियर मोशन में एक तो पढ़ा है, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। And we all studied in the junior classes that work and energy are complement of each other. Work is equals to force into displacement. तो similarly, अगर मान लो कि मैंने उस जो रेंज थी आपकी, तो ये एग्जांपल था, अगर इस रेंज को ट्रीट करने में हमने फोर्स लगाया और ये रेंज जो है सपोज दैट थीटा एंगल डिस्प्लेस, थीटा एंगल डिस्प्लेस हुई तो उसमें वर्क डन कितना होगा? तो उस वर्क डन वर्क tau dw is equals to tau into d थीटा। सो d थीटा क्या कहलाता है? d थीटा में दिखाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलर वैल्यू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही वर्क डन ड्यू टू टॉर्क, ये रोटेशनल वर्क है, टॉर्क हो गया और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Okay, and we all know that whenever the work is differentiate with respect to time, जब वर्क को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, we will get power. Differentiate both sides with respect to time, then dw by dt is equals to d by dt of tau into d theta लिखेंगे हम लोग। अब tau क्या हो जाएगा आपका? A rate of doing work is known as power, that is torque। बाहर निकाल लेंगे आप लोग इसमें से d by dt of theta, सॉरी यहाँ पर सिर्फ सिंपली थीटा लिखेंगे हम लोग, d by torque into theta। ओके, वर्क डन हो जाएगा आपका, ये भी स्मॉलर वर्क डन है। यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू tau into थीटा लिखेंगे। ओके, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क d by dt of tau into थीटा। नाउ d थीटा ओवर dt में क्या लिखेंगे आप लोग? d is equals to tau into ओमेगा, d is equals to tau into ओमेगा। और ये जो पावर आया है एवरेज पावर कहते हैं इसको, एवरेज पावर एसोसिएटेड with torque. This is called average power associated with torque. Average power associated with torque. And how can we define the average power associated with torque? The average power associated with the torque is equal to the product of torque and angular speed of the body. How can we define it? Average power of it is the product of
body, acting on the body and its angular speed, and its angular speed omega. Okay, so far I have discussed two topics, that is torque and power associated with the torque. Now the third topic is angular momentum.